Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we are moving to our next chapter Atoms and Molecules, मतलब परमाणु और अणु। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। ये हमारी इस लेसन की फर्स्ट वीडियो क्लास होगी। ठीक है, रीड करते हैं लेसन। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जो प्राचीन भारतीय और प्राचीन ग्रीक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। ठीक है, ग्रीक जो मिस्र देश है उसके निवासियों को बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो पदार्थ की अनसीन यानी कि जो अनदेखी सी जो अवस्था थी, ठीक है, या फिर अवस्थाएं होती थी, उनके बारे में जानकर हमेशा ही आश्चर्यचकित होते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC, यानी कि 500 साल बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से 500 साल पहले ही जो डिविजिबिलिटी का जो आइडिया था, मैटर यानी पदार्थ के विभाजन का जो आइडिया था, वो सोच लिया गया था भारत के अंदर। ठीक है, एंड इंडियन फिलोसफर महर्षि कनंद पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, या फिर जिसको हम पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। की एक इंडियन फिलोसफर थे, एक भारतीय दार्शनिक थे जिसका नाम था महर्षि कनंद। ठीक है, उन्होंने बताया था अगर हम पदार्थ को बांटते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, तो आखिर में जो हमें छोटे से छोटा जो कण मिलेगा, ठीक है, अल्टीमेटली ए टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल, यानी कि आखिर में हमें एक ऐसा कण मिलेगा छोटा सा छोटा, ठीक है, जिसकी फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती, यानी उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। ठीक है, उन्होंने इन पार्टिकल्स को, इन कणों को किसका नाम दिया? परमाणु का नाम दिया। ठीक है, आगे है अनदर इंडियन फिलोसफर, ठीक है, पकुधा कत्यामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in combined form which gives us various forms of matter। कि एक और जो भारतीय दार्शनिक हैं जिनका नाम है पकुधा कत्यामा, उन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, ठीक है, मिले हुए होते हैं, जो क्या बनाते हैं? पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे है अराउंड द सेम एरा, यानी कि इसी समय के आसपास एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, जो प्राचीन ग्रीक देश के जो फिलोसफर थे, उन्होंने कहा, दार्शनिक थे, कौन से? डेमोक्रिटस एंड लुसिफस suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। ठीक है, कि जो ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है, उन्होंने भी सेम बातें बताई जो इंडियन फिलोसफर्स ने बताई थी कि अगर हम मैटर यानी कि पदार्थ को बार बार डिवाइड करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स। ठीक है, जो डेमोक्रिटस है उन्होंने इन अविभाजित कणों को किस नाम से पुकारा? एटम्स के नाम से। ठीक है, और जो भारतीय दार्शनिक थे, ठीक है, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने इसका नाम दिया था परमाणु। ठीक है, और एटम्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इनडिविजिबल, यानी कि अभाज्य, यानी कि जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। आगे देखो, ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडिया कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी थी, सिर्फ एक, ठीक है, एक थ्योरी थी। ठीक है, इसके संदर्भ में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, जिसको हम इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया गया था। कब तक नहीं किया गया था? 18वीं सदी तक। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड नेचुरली became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। यानी कि 18वीं सदी के अंत तक आते आते जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या पहचान करना शुरू कर दिया कि एलिमेंट यानी कि तत्व क्या है और कंपाउंड क्या है, और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, लास्ट जो लेसन है उसके अंदर हमने आपको बताया था ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, और फिर जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की नॉलेज लेने के बाद जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया किसके बारे में? इन एलिमेंट्स, इन तत्वों के बारे में कि ये कैसे कंबाइन करते हैं, और अगर कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद उनके साथ होता क्या है। ठीक है,
आगे देखो, एंटोनियन एल लेविजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। यानी कि एक साइंटिस्ट हैं एंटोनियन एल लेविजियर, जिन्होंने क्या बताया कि दो नियम हैं, ठीक है, केमिकल कम्बिनेशन के, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दो इम्पोर्टेंट नियम हैं, ठीक है, जिनका पालन होता है जब कोई भी दो केमिकल रसायन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तब, ठीक है। वो कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3.1 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी कि केमिकल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के नियम कौन से हैं वो देखो। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये आपका पहला नियम है रासायनिक अभिक्रिया का। इज देयर ए चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन पुट किया है कि क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के बाद उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर कुछ अंतर आता है उनके मास के अंदर या नहीं आता। ये एक एक्टिविटी दी है 3.1, ठीक है, इसमें बताया गया है कुछ, ठीक है। देखो, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स की एक्स एक सेट है केमिकल्स का, वाई भी एक सेट है केमिकल्स का, ठीक है। इसके अंदर भी केमिकल रखे हुए हैं एक्स के अंदर और वाई के अंदर भी केमिकल रखे हुए हैं। आगे है प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर, यानी कि आप क्या कर लें कि जो इन तीनों में से या फिर इन तीनों में से, ठीक है, एक क्या लीजिए, एक सब्सटेंस लीजिए, ठीक है, और उसका आप 5% सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए जो पानी के साथ तैयार किया गया हो। आगे है टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन इग्निशन ट्यूब, कि आप क्या कर लीजिए, देखो नीचे फिगर में ये आपकी इग्निशन ट्यूब है, देखो नीचे ये इग्निशन ट्यूब है, कि आप क्या कर लीजिए कि इग्निशन ट्यूब के अंदर क्या ले लीजिए, एक्स जो सेट है उसका केमिकल और वाई का है वो आप कॉनिकल फ्लास्क में ले लीजिए, यानी कि बाहर की तरफ ले लीजिए, ठीक है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, ठीक है, यानी कि इस इग्निशन ट्यूब को आप सावधानी पूर्वक इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लटका दीजिए, हैंग कर दीजिए। सी दैट सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्सड, यानी कि आप ध्यान रखिए कि जो दोनों सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉनिकल फ्लास्क में है, ठीक है, और ये किस में है, इग्निशन ट्यूब में, कि आप ध्यान रखना कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल ना पाएँ। पुट ए कॉर्क ऑन द फ्लास्क, की फ्लास्क के ऊपर आप क्या लगा दीजिएगा, कॉर्क लगा दीजिए। आगे है with the flask with its contents carefully, now tilt and swivel the flask so that solution x and y get mixed, यानी कि आप फ्लास्क के अंदर जो कंटेंट्स थे, ठीक है, दोनों ही कंटेंट्स का आप वजन कर कीजिए, ठीक है, फिर आप धीरे से उसको टिल्ट कीजिए और जो x और y के जो सॉल्यूशंस थे उनको आप मिला दीजिए और दोबारा से उनका वजन कीजिए। व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क, कि जो रिएक्शन फ्लास्क है उसके अंदर क्या होगा, कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई, जी हाँ बिल्कुल हुई केमिकल रिएक्शन। वाई शुड वी पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ फ्लास्क, कि हमने जो कॉर्क है वो क्यों लगाया था फ्लास्क के मुंह पर, ठीक है, ये आपको बताना है। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज, यानी कि जो फ्लास्क का जो मास था और जो इसके कंटेंट्स यानी कि जो इसके अंदर हमने रखे थे, ठीक है, उनका जो मास उसके अंदर कुछ बदलाव आया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये आपका जो पहला पोस्टुलेट है या फिर जो पहला सिद्धांत है उसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है, कि जो मास है, अगर दो प्रोडक्ट हैं और उन दोनों की ही अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उन दोनों का मास ना तो ख़त्म होगा, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा, वो बस बदल जाएगा, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कंटेंट्स हैं जिनसे हम अभिक्रिया कराते हैं जिनकी, और राइट हैंड साइड में फिर जो प्रोडक्ट बनता है उन दोनों का ही मास बराबर होगा, ठीक है। ये जो मास है वो ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझें, ये आपका पहला नियम था, पहला सिद्धांत था। देखिए ये जो आपका पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप ये डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे, ठीक है।
मास नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो मास है उसको ना तो खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, वो सेम रहता है, ठीक है। आगे है जो सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। क्योंकि लेविजियर ने दो लॉ बताए थे ना, दो नियम बताए थे, एक तो मैंने डिस्कस कर दिया, अब है दूसरा। लेविजियर along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same element in the same proportions irrespective of where the compound came from और वो prepared it, ठीक है। कि जो लेविजियर है उसने देखा और दूसरे साइंटिस्ट के साथ साथ और नोटिस किया कि जितने भी कंपाउंड, ठीक है, दूसरे एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि जितने भी एलिमेंट हैं ये एक ही प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड है, मान लो कि वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन है, एक फिक्स अनुपात है जिसमें वो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। चाहे वो कंपाउंड किसी ने भी बनाया हो और या फिर किसी भी जगह से आया हो, ठीक है। यानी कि उसके अंदर कुछ विभिन्नता नहीं थी। ये किसने पाया, लेविजियर ने। आगे देखो, इन ए कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1/8। यानी कि उसने देखा कि जैसे कोई पानी है उसमें मास का जो रेशियो, ठीक है, आपको पहले तो कम से कम जो फर्स्ट 30 आपके एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास वो कितना है वो आप तो देखोगे, और ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। तो लेकिन रेशियो है वो कितना रह जाता है इनका, 1 और 8 का रहता है, ठीक है। तो सोर्स जो पानी का, चाहे हम नदी का पानी ले लें चाहे आप तालाब का पानी ले लें, ठीक है, तो जितने भी सोर्सेज हैं, लेकिन पानी की जो रेशो है, ठीक है, वो यही मिलेगी आपको किसी भी आप स्रोत से, सोर्स से इसको गैदर करके देखोगे, ठीक है। दैट इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, यानी कि अगर हम 9 ग्राम पानी को तोड़ते हैं तो उससे क्या मिलता है हमें, 1 ग्राम तो हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। ये हमेशा ही मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली इन अमोनिया, इसी तरह अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर always present in the ratio 14:3 by mass whatever the method or the source from which is it obtained। यानी कि जो अमोनिया है आपका NH3, ठीक है, उसके अंदर क्या है, आपको जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है वो 14/3 का उनका रेशियो होता है मास का, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कम से कम जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वट एवर द मेथड ऑफ सोर्स, यानी कि आप कहीं से भी कोई इसका स्रोत हो। आगे है दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस विच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। कि इसी से कौन सा लॉ या फिर कौन सा नियम हमें प्राप्त हुआ, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। क्या कहता है ये, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। यानी कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, रासायनिक पदार्थ है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड यानी या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन या एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। उनका अनुपात नहीं बदलेगा। जैसे कि H2O का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, अगर उनका रेशियो 1:8 का है मास का तभी वाटर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर एक कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर एलिमेंट्स की जो रेशियो है, अनुपात है, वो फिक्स रहेगी, ये आपका ये नियम कहता है, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टू दीज लॉज। यानी कि जो साइंटिस्ट के सामने, वैज्ञानिकों के सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या आई वो थी इसकी एक उचित डेफिनेशन देना, यानी कि इसको एक्सप्लेन करना। आगे देखते हैं, ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। यानी कि जो ब्रिटेन के जो केमिस्ट थे, ठीक है, जॉन डाल्टन, उन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी, ठीक है, किसके ऊपर, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, कि पदार्थ की प्रकृति कैसी होती।
Dalton picked up the idea of divisibility of matter which was till then just a philosophy, यानी कि जो डॉल्टन है उन्होंने किस आइडिया को पकड़ा, जो डिविजिबिलिटी का यानी कि जो पदार्थ के विभाजन का जो आइडिया दिया गया था, ठीक है, सालों पहले, उसको पकड़ा, उठाया, उसको मुद्दा बनाया, ठीक है, और जो जब तक क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक महज थ्योरी थी। He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particles of matter are atoms। उन्होंने कहा, ठीक है, कि जो एटम है, ठीक है, किसने दिया था ये नाम? ग्रीक्स ने, ठीक है, जो ग्रीक्स फिलोसफर्स थे उन्होंने इसको ये नाम दिया था। जो एटम है वो पार्टिकल, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल है किसका? पदार्थ का, उसने ये बोला। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लेकिन जो उसकी जो थ्योरी थी, सिद्धांत था, वो किसके ऊपर बेस्ड था? जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी कि केमिकल कम्बिनेशन के जो नियम थे, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाए थे, ठीक है, उसकी थ्योरी उन्हीं के ऊपर थी, ठीक है। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है, उसकी थ्योरी इन्हीं दो लॉज के ऊपर, नियमों के ऊपर बेस्ड थी। आगे देखते हैं डाल्टन्स atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion, यानी कि जो उसकी एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है, उसने किसके सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी? इन दोनों ही नियमों की, ठीक है। किस किस की? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो कहता है कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, सिर्फ उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, ठीक है। आगे है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी अगर कंपाउंड, ठीक है, दो एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है, और वो सिर्फ उन दोनों एलिमेंट से या फिर उन दोनों तत्वों से एक निश्चित अनुपात से ही बनेगा, ठीक है, अन्यथा उस कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, ये बात इसके अंदर बताई गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी all matter whether an element, a compound or a mixture is composed of small particles called atoms, यानी कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हों या फिर कंपाउंड हों या फिर मिक्सचर हों, सब के सब किससे मिलके बने हैं? स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज, यानी कि जो उसकी उसने जो सिद्धांत दिए, जो बातें बताई थी, ठीक है, थ्योरी के अंदर मेन बातें वो यहाँ पर नीचे बताई गई हैं। पहली बताई उसने, ऑल मैटर इज मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, की जितने भी पदार्थ हैं सभी किससे मिले हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। आगे सेकंड है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो कण हैं, ठीक है, या एटम है, वो अभाज्य पार्टिकल हैं, कण हैं, यानी कि उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता कि वो छोटी से छोटी यूनिट हैं, ठीक है, उनको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही उनको ख़त्म कर सकते हैं किसी एक केमिकल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। आगे है थर्ड, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी भी दिए गए तत्वों के जो एटम हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? आइडेंटिकल इन मास, यानी कि जितने भी कण होंगे अलग अलग, अगर हम एक ही एलिमेंट के 2 या 3 एटम्स को देखते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो गुण हैं वो एक जैसे होंगे, उनका जो मास है वो भी एक जैसा होगा, ठीक है, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स का जो मास है वो सेम होगा और उनके गुण भी सेम होंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे। आगे है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर हम 2 अलग अलग तत्वों के एटम लेते हैं, मान लो हम आयरन का और एल्युमिनियम, एक आयरन का एटम लेते हैं और एक एल्युमिनियम का एटम लेते हैं, तो उनका जो मास है या वो अलग होगा और जो उनके केमिकल रासायनिक गुण हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी अलग अलग होंगी। आगे है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, यानी कि जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं? उनका एक अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है, जिसमें वो मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी कि यौगिक का निर्माण करते हैं। आगे है 6th पोस्टुलेट इसका, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, यानी कि अगर दिया हो कोई कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम्स की संख्या है वो एक निश्चित होगी, ठीक है, निश्चित रहेगी। ये उसने बातें बताई थी।
नेक्स्ट है यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। के आगे आप पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, अध्यायों के अंदर, कि जो एटम्स हैं वो भी इनसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। ठीक है, एटम्स से भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये आप आने वाले चैप्टर्स के अध्याय के अंदर पढ़ोगे। आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा व्हाट इज एन एटम, कि अणु क्या है या फिर व्हाट इज एन एटम। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए मैसन building walls, from these walls a room and then collection of rooms to form a building। क्या आपने कभी किसी मिस्त्री को दीवारें बनाते हुए देखा है, और दीवारों से वो रूम बनाता है और रूम से वो क्या बनाता है, पूरी बिल्डिंग का निर्माण कर देता है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग, यानी कि उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। ठीक है, जो उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, ठीक है, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, किस चीज़ से उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया। ठीक है, What about the building block of an ant hill। ठीक है, कि कोई चींटी के द्वारा बनाई गई जो बॉम्बी होती है, ठीक है, आपने देखा हुआ रेत के ढेर से वो बना लेती है बॉम्बी टाइप। ठीक है, तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि जो किस छोटी से छोटी यूनिट क्या है जिसको वो यूज यानी कि उपयोग में लेके बनाती है उसको। ठीक है, इट इज़ ए स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, वो एक मिट्टी का छोटा सा कण है। ठीक है, मिट्टी के छोटे कण काफ़ी सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक ईंट का निर्माण करते हैं, और ईंट से वो दीवार का निर्माण करता है। कौन, मैसन, यानी कि मिस्त्री, और दीवार से कमरे का। और ठीक है, समझ गए होगे। तो जो बेसिक यूनिट है जिसका वो उपयोग करता है वो क्या है, एक रेत का कण। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम, और इसी तरीके से जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जितने भी ठीक है, जितने भी पदार्थ हैं उन, ठीक है, वो किससे बने हैं, एटम से बने हैं। ठीक है, समझ गए ना। एटम्स सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर बताई गई है। आगे देखो हाउ बिग आर एटम्स, कि जो ये एटम्स हैं, अणु हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं हम, ठीक है, चैप्टर की शुरुआत से ही, ये कितने बड़े हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, जो एटम्स हैं, अणु हैं, वो काफ़ी परमाणु हैं, वो काफ़ी छोटे हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, कि वो अगर हम किसी चीज़ से इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि वो उसके जितना बड़ा होगा या फिर इसके जितना छोटा होगा, उनसे भी ये छोटे हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स वन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर ऑफ बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर, यानी कि अगर बहुत सारे या लाखों एटम्स मिलकर एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे, जब जाके मुश्किल से देखने योग्य एक कागज़ की शीट के बराबर उनकी मोटाई होगी। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं। आगे देखो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, यानी कि जो एटम का रेडियस है वो किस में मापा जाता है, नैनोमीटर्स के अंदर मापा जाता है। ठीक है, नैनोमीटर यानी कि 1/10⁹ मीटर, यानी इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो जो हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 10⁻10। ठीक है, यानी कि इतना छोटा है। आप ये जितने भी रेडियाई हैं यानी कि रेडियस हैं अलग अलग एटम्स के, ठीक है, एलिमेंट्स के, एटम के, ठीक है, आप ये यहाँ पर याद कर सकते हैं। आगे है We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? अगर हम ये भी सोचते हैं कि जो ये अणु हैं ये इतने छोटे से हैं साइज में, ठीक है, आकार में इतने छोटे से हैं, ठीक है, हमें इनकी केयर क्यों करनी चाहिए, हम इनकी तरफ ध्यान क्यों दें। दिस इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। क्यों दें, क्योंकि जो हमारा पूरा विश्व है, ठीक है, वो किससे बना है, इन्हीं एटम्स से मिलके बना है। We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do। कि हम उनको ना देख पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन वो वहाँ पर हैं और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उनसे वो प्रभावित हो रहे हैं। तो थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। कि आजकल की जो नई तकनीक यानी कि आधुनिक तकनीक के आ जाने से हम क्या कर सकते हैं कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जो तत्व हैं, उनके एटम्स की हम एक मैग्नीफाइड इमेज यानी कि एक तस्वीर दिखा सकते हैं, बना या फिर देख सकते हैं। ये देखो, ये जो सिलिकॉन का जो सरफेस है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है आपको पता है, और सिलिकॉन के जो सरफेस है, ठीक है, उसकी इमेज यहाँ पर
बना के दिखाई गई है, ठीक है। एटम्स की इमेज यहाँ पर बना के दिखाई गई है। आगे देखो, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। कि अब तत्व तो अलग अलग हैं, कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है, और उनके सिंबल भी अलग, यानी कि उनके जो चिन्ह होंगे, ठीक है, उनके एटम्स को दर्शाने के, ठीक है, जो चिन्ह होंगे वो भी अलग अलग होंगे। देखो, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन ए वेरी स्पेसिफिक सेंस, कि जो डाल्टन थे साइंटिस्ट वैज्ञानिक, वो पहले थे जिन्होंने सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, जो उस समय पर ज्ञात थे उनके लिए क्या बनाया, एक सिंबल, एक चिन्ह का उपयोग किया। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element। कि जब उन्होंने इस सिंबल का इस्तेमाल किया किसी एलिमेंट, किसी तत्व के लिए, तो उन्होंने एक डेफिनेट यानी कि फिक्स क्वांटिटी भी बता दी थी, ठीक है, कि ये इतना होगा, वन एटम ऑफ दैट, सॉरी हाँ, देखो, Berzelius suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element। जो ब्रेजिलियस है, ठीक है, साइंटिस्ट, उन्होंने बताया सिंबल कि अगर हमें इन चिन्हों को, ठीक है, जो एलिमेंट तत्वों के जो चिन्ह हैं, ठीक है, उनको दर्शाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक या दो लेटर से भी, ठीक है, जो एलिमेंट के स्टार्टिंग के नाम थे, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, इनके जो स्टार्टिंग के लेटर थे उनसे भी हम इनको चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है, चिन्हित कर सकते हैं। देखो, ये अलग अलग सिंबल्स, चिन्ह, ठीक है, जिनका उपयोग किया था किसने, डाल्टन ने, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए वो इस सिंबल का उपयोग करते थे, फॉस्फोरस के लिए इसका, और कॉपर के लिए इसका, गोल्ड के लिए इसका, ठीक है, कि अलग अलग एलिमेंट जो उस समय तक ज्ञात थे, ठीक है, उनके लिए उन्होंने अलग अलग चिन्हों का उपयोग किया था। आगे देखो, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। कि शुरुआत में क्या हुआ था कि जितने भी तत्व थे, एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनका नाम उन्हीं स्थानों के नाम पर रखा गया जहाँ से वो प्राप्त हुए थे, जिनकी उत्पत्ति पहली बार वहाँ से दर्ज की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, ठीक है, साइप्रस एक जगह का नाम है, ठीक है, और जो कॉपर का नाम इसी जगह के नाम पर रख दिया गया, क्योंकि कॉपर सबसे पहले यहीं पर प्राप्त हुआ था, फिर ज्ञात हुआ था। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, के कुछ नाम जो इन एलिमेंट्स के हैं वो रंगों के नाम पे रख दिए गए हैं, जैसे कि गोल्ड, ठीक है, गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, कि जो गोल्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है, वहाँ से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है पीला, येलो, ठीक है। नाउअडेज IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट, उन्होंने क्या कर दिया है, जितने भी नाम दिए गए हैं एलिमेंट्स को, ठीक है, उनको अप्रूव कर दिया है। मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन द इंग्लिश, कि अब जो सिम्बल्स यूज किए जाते हैं इन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, वो मोस्टली क्या होते हैं, पहले दो उनके जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं से उनको आज के दिन नोट किया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर इज एज ए स्मॉलर लेटर, ठीक है, कि यानी कि अगर फर्स्ट टू लेटर्स, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के जो पहले दो लेटर हैं जैसे कि ए और एल, इसका एक बड़ा होगा और एल छोटा होगा, ठीक है। इस तरीके से, इस पैटर्न से उनके नामों को क्या दिया गया है, सिंबल दे दिया गया। जैसे कोबाल्ट में सी बड़ा और ओ छोटा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा सी भी बड़ा और ओ भी बड़ा नहीं, एक जो पहला अक्षर है वो बड़ा और दूसरा छोटा, ठीक है। इस तरीके से सिंबलाइज कर दिया गया, ठीक है, चिन्हित कर दिया गया। आगे देखते हैं, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड ए लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम, कि कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं, चिन्ह हैं, वो क्या कैसे बनाए गए, जैसे कि पहला लेटर, ठीक है, जिसको हमने बड़े अक्षरों में लिखा, ठीक है, बड़े लेटर्स में लिखा, फिर जो सेकंड लेटर है उसको छोड़ के थर्ड में लिख दिया, थर्ड लेटर को नोट कर लिया, जैसे क्लोरीन, ठीक है, इसके पहले दो क्या हैं, CH, लेकिन यहाँ पर तो हमने CH नहीं लिखा, CL लिखा, ठीक है, कि बीच में एक अक्षर हमने छोड़ दिया, एक लेटर हमने छोड़ दिया, ठीक है, C बड़ा और एक छोड़ के L लिख दिया। जिंक में देखो Z और I होना चाहिए था, ठीक, लेकिन नहीं किया हमने, पहले Z लिखा बड़ा और फिर एक बीच में अक्षर छोड़ के N लिख दिया, ये होगा जिंक, ठीक है। अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, और कुछ सिम्बल्स, कुछ चिन्ह हमें कहाँ से दिए एलिमेंट्स को,
ठीक है। कौन सी भाषाओं से? लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं से भी हमने उनको नाम दिए हैं। उदाहरण के तौर पर जो आयरन है, आयरन को हम IR नहीं लिखते, इसका सिंबल हम लिखते हैं FE, ठीक है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका जो लैटिन भाषा में इसका नाम है वो क्या है? फेरम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क में एग्जामिनर कभी कभी पुट कर लेता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। कि जो आयरन है हम उसको IR सिंबल से नोट क्यों नहीं करते, FE से क्यों करते हैं? क्योंकि ये इसका जो लैटिन भाषा में, ठीक है, नाम है वो क्या है? फेरम है, ठीक है। तो F और E, और सोडियम इज Na, ठीक है। SO नहीं लिखते हम सोडियम को, इसका सिंबल SO नहीं है, इसका सिंबल है Na, ठीक है। जो इसका नाम क्या है लैटिन भाषा में? नेट्रियम, ठीक है। और ऐसे ही पोटेशियम को हम K लिखते हैं, PO नहीं लिखते, क्योंकि इसका क्या नाम है? कैलियम, ठीक है। ये इसके नाम है जो कि लैटिन भाषा में है, ठीक है। और लैटिन भाषा के अनुसार ही इसके सिंबल्स को क्या किया गया है? दर्ज किया गया है, ठीक है, रजिस्टर किया गया है। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ ए नेम एंड ए यूनिक केमिकल सिंबल, यानी कि इसके हिसाब से कि जो हर एक एलिमेंट है, हर एक तत्व है, उसका एक नाम है और उसका अलग अपना एक केमिकल सिंबल है, यानी कि रासायनिक चिन्ह है, ठीक है। ये देखो आप, ये एलिमेंट्स के नाम हैं और ये इनके सिंबल्स हैं, ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। समय समय पर आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये याद नहीं कर पाओगे तो आपको आगे आने वाले 1-2 लेसन में काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको मैं सजेशन देता हूँ कि आप 30 तक एटॉमिक नंबर और मास, ठीक है, और इनके सिंबल याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है वेट ए मिनट, द अबाउट टेबल इज गिवन फॉर यू टू रेफर to whenever you study about elements, do not bother to memorize in all one, ठीक है। गो, तो यहाँ पर ये बताया है कि ये नीचे टेबल दी गई है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आपको इस टेबल की ज़रूरत ना हो कि आप इसको अपने दिमाग में ही रिमाइंड कर सकें, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इतनी ही, ठीक है। ज़्यादा आगे करेंगे तो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आपको भी परेशानी होगी इसमें। तो जो इसका सेकंड वीडियो पार्ट है वो हम कल अपने YouTube चैनल पर डाल देंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से थ्रो आउट हो जाना, यानी कि इसके अंदर से एक बार अच्छे से नज़र निकाल लेना। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।